मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में हमने डिफरेंस कवर अप किया था। और मैंने एक नॉर्मली नोमेनक्लेचर बताया था, डीप डीप लर्निंग की प्रोसेस बताई थी, राइट? कल जो बताई थी, राइट? और यस सर। मैंने कहा था कि आई लास्ट यू टुमारो। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि डीप लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है? डीप लर्निंग, अगर हमको डीप लर्निंग मॉडल बनाना है तो क्या प्रोसेस रहेगी उसकी, या मशीन लर्निंग सर की? सबसे पहले सर फॉर डीप लर्निंग सर एक्वायरिंग डेटा फिर सर डेटा को प्री प्रोसेस करना। फिर सर डेटा को स्प्लिट करना सर। फिर सर मॉडल बनाना डेटा के हिसाब से। फिर सर एवेल्यूशन करना कि फिर एक्यूरेसी मतलब वो सर। फिर अगर सही रहता है तो फिर सर हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है आयुष, बट दो तीन चीज़ें और बताई थी मैंने कि सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम देखनी होती है, मतलब मैनेजमेंट से, जैसे केपीआईस। मैनेजमेंट जैसे हमको केपीआई बताएगी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं आपके, ठीक है? बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक, और लास्ट में उसमें हमको क्या क्या करना है, ठीक है? लास्ट में लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और मतलब हमको क्या प्रिडिक्ट करना है, राइट? हमको आउटपुट क्या चाहिए उससे, मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम क्या है हमारी जो मैनेजमेंट फेस कर रही है। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम किस पे काम करेंगे वो हमको समझ में नहीं आएगा ना। सबसे पहले तो हमको किसी चीज़ की प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि हाँ, हमको ये मॉडल बनाना है, डीप लर्निंग सॉल्यूशन देना है किसी कंपनी को, या किसी अपनी कंपनी में, या किसी मैनेजमेंट को देना है। तो मैनेजमेंट से सबसे पहले हमको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, और हमको इंडिकेटर पता होने चाहिए कि मैनेजमेंट को आउटपुट में क्या चाहिए। गॉट इट? उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हो। ऐसे मैं समझाऊँ, सबसे पहले मैंने डेटा गैदरिंग करी, ठीक है? डेटा गैदर कर, जैसे मैंने कल बताया था वैसे समझाओ कि डेटा गैदर करने के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। डेटा हमसे कहाँ से गैदर करते हैं, उसके बाद हम डीप लर्निंग में हम कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करते, फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं करते। डायरेक्ट हम अपने मॉडल को मतलब हम इनपुट और आउटपुट, हम इनपुट फीचर्स डालेंगे और आउटपुट अपना एक्सट्रैक्ट करेंगे। मींस आउटपुट हमारा क्या होगा, जैसे मेरे को कुछ प्राइस प्रिडिक्ट करना है किसी का, तो वो हमारा आउटपुट होगा हाउस का, और इनपुट हमारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे उसके। तो इसमें हम कुछ भी प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट नहीं करते, डीप लर्निंग में हम सीधा उसको अप्लाई करते हैं। गॉट इट? डीप लर्निंग के केस में ओनली ओनली इन केस ऑफ एएनएन, ठीक है? बस एएनएन के केस में हम कुछ भी सीधा अप्लाई करते हैं। गॉट इट? तो उसके बाद हमारा जब हमारा मॉडल इवेलुएट हो गया, हमने देख लिया कि हमारा जो एक्यूरेसी आ रही है वो एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट है। गॉट इट? एक्यूरेसी करेक्ट है, और उसमें एक्यूरेसी करेक्ट है, हमारी जो लॉस है वो बहुत मिनिमल आ रहा है हमारा। तो हम कि हम एवेलुएट करेंगे कि हमारा वैलिडेशन, मतलब ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग में भी, दोनों में हमारा डेटा, दोनों में हमारी एक्यूरेसी ओके ओके आ रही है, और हमारा लॉस फंक्शन इज मिनिमम। अगर हमारा दोनों चीज़ें इज वर्किंग फाइन, ट्रेनिंग में भी टेस्टिंग में भी, देन वी विल डिप्लॉय आवर मॉडल ऑन अ प्रोडक्शन सर्वर। डिप्लॉयमेंट तक हमारा काम खत्म नहीं होता, देन वी हैव टू मेंटेन इट, और उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है। देन कुछ अगर हमारा ऑब्जर्व डेटा आता है, लाइक ऑब्जर्व डेटा कुछ आया, क्योंकि एक चीज़ आपसे कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई कंपनी वाला पूछता है कि जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करोगे? नहीं, नेवर। हम हमेशा टेस्ट में डिप्लॉयमेंट करते हैं, हम उसमें टेस्टिंग में चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे सर्वर होते हैं, देखो टेस्टिंग सर्वर किसी को पता है क्या होता है? चलो। सर हम अपने प्रोडक्ट को सर टेस्ट करते हैं। हाँ, हमारा एक, हम देखो दो दो सर्वर हम बना के रखते हैं, टेस्टिंग सर्वर होता है और प्रोडक्शन सर्वर होता है, ठीक है? हम टेस्टिंग सर्वर में पहले सारा का सारा टेस्टिंग कर लेंगे, हमारा जितना भी ऑब्जर्व डेटा है, जो भी हमारे आउटलायर्स हो सकते हैं, जितना भी हमारा एक्सपोनेंशियल वेट हो सकता है, हर एक चीज़ पे हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट कर लेंगे, ताकि वो प्रोडक्शन में जाके कुछ भी अनयूजुअल कुछ भी नहीं बिहेव करे। और जो हमारा टेस्ट सर्वर होता है, देखो हमारे तीन सर्वर होते हैं नॉर्मली जो हम कहते हैं ना। वन इज टेस्ट सर्वर, जिसमें हम सारी टेस्टिंग करते हैं अपनी बिफोर डिप्लॉयमेंट टू प्रोडक्शन। एक होता है यूएटी। यूएटी इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ
प्रोडक्शन सर्वर, यूएटी को हम कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। उसमें क्या करते हैं हम कि उसमें हम अपने जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनको हम यूज कराते हैं उस मॉडल को। मींस कुछ भी हमको प्रिडिक्ट करना है तो उनको कुछ एंटर करना पड़ेगा ना। जैसे मेरे को हाउस हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, या मेरे को क्रेडिट कार्ड वो बाय डिफॉल्ट लोन है या फिर उसको बीमारी है कि नहीं है, कुछ भी बट मेरे को इनपुट चाहिए होगा, उसके बेसिस में मैं आउटपुट प्रिडिक्ट करूंगा, राइट। तो मेरे को कुछ अपने फीचर्स इनपुट करने पड़ेंगे। तो वो यूएटी क्या होता है, जस्ट रेप्लिका ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारे यूजर उस लेवल पे टेस्ट करते हैं कि हाँ उनको जब प्रोडक्शन में जाएगा इज वर्किंग फाइन इन यूएटी और नॉट। अगर इट्स वर्किंग फाइन इन यूएटी, जब हमारे यूजर्स मतलब लगा लो 4-5 दिन और 15 to 16 डिफरेंट यूजर्स उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उनका इनपुट लेते हैं, उनको कोई लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट है, देन वी विल इम्प्रूव इन अ टेस्ट सर्वर, देन अगेन यूएटी में जाएगा, वो यूजर फिर टेस्ट करेंगे। फाइनल जब यूएटी से कॉल आती है, मतलब हमारा जब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट हो जाता है, जब हमारा फाइनल यूजर उसको अप्रूव कर देता है, देन वी डिप्लॉय इट ऑन अ प्रोडक्शन। गॉट इट। तो हम उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करते हैं। प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करने के बाद हम अपने मॉडल को कॉन्टिन्यूसली वॉच आउट करते हैं, मींस कॉन्टिन्यूसली उसको देखते रहते हैं। देन आफ्टर कब सम टाइम मेंटेनेंस होती है, कुछ इंप्रूवमेंट्स आई है मॉडल में, कुछ हमको डेटा ऑब्जर्व डेटा मिला है और हमको लगता है कि वी कैन इम्प्रूव इट इफेक्टिवली, देन हम मॉडल को रीडिप्लॉय करेंगे, देन हम टेस्ट सर्वर, देन ये साइकिल चलती रहती है कि टेस्ट सर्वर, यूएटी सर्वर, अपना प्रोडक्शन सर्वर। गॉट इट। यस सर। यही सेम हमारा Yes, sir. मशीन लर्निंग में भी सेम होता है हमारा, बट मशीन लर्निंग में हम क्या होता है डिफरेंट उसमें हो जाता है। मशीन लर्निंग इज अ वाइट बॉक्स मेथड। उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग खुद से करते हैं, देन हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, फीचर सिलेक्शन होता है, देन हमारा स्प्लिट होता है जिसमें हम एक्स और वाई में स्प्लिट करते हैं, जब हम देन हमारा टेस्ट सर्वर और उसमें सॉरी इसमें स्प्लिट होता है हमारा क्या नाम है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट करते हैं। डीप लर्निंग में ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट होता है और मशीन लर्निंग में स्प्लिट होता है, देन इवेलुएट करते हैं। सेम वही प्रोसेस होती है, बट डीप लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स मॉडल और हम इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। गॉट इट। इसमें हम सारे फीचर्स लेके चलते हैं। गॉट इट। गॉट माई पॉइंट। अभी Yes, sir. मैंने कल हमने ये डिस्कशन किया था, आई विल नॉट रिकैप इट। होपफुली सारा हम जो है बहुत बार मैं रिकैप कर चुका हूँ, सेम चीज़ें हैं। तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्टिवेशन फंक्शन पे जाएंगे, जो मैंने कहा था मैं आज कवर अप करूँगा आज की क्लास में। तो बेसिकली कोई मेरे को बताएगा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं? सर बेसिकली सर एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है सर, वो उससे हम लोग सर आउटपुट जनरेट करते हैं। तो उससे हम लोग ये डिफाइन करते हैं, अब जानते हैं कि हमारा जो बेसिकली जो वो न्यूरॉन है और जो भी इनपुट है वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ उसको सर थ्रू थ्रेशोल्ड बोलो बोलो। थ्रेशोल्ड हाँ राइट। सर यस सर एग्जैक्टली। तो उस न्यूरॉन्स को थ्रेशोल्ड Yes, लिमिट जब आ जाती है तो हम देखते हैं कि उस activation. बोलो ध्रुव। Yes, sir. Activation function like is a non-linear function. They basically sir output calculate करता है of node का output in an ANN. So based on their inputs and their weights. एक्टिवेशन फंक्शन इज बेसिकली जो मैंने अभी रोहित ने बताया, मतलब आपको अगर सिंपल लेमन टर्म में बोलना है तो अगर हमारा ये न्यूरॉन्स हमको न्यूरॉन्स आगे जाएगा नहीं जाएगा, जैसे हमारा अभिषेक ने बोला उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट आने पर एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, उस न्यूरॉन्स को सेकंड हिडन लेयर पे भेजेगा, मतलब सेकंड न्यूरॉन से उससे कनेक्ट करेगा। तो दैट इज अ एक्टिवेट फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन की क्यों नीड होती है, क्या होता है, वो मैं आपको अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आता रहेगा कि एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए क्यों होता है। गॉट इट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे, जो दो चीज़ें होती है, स्टेप फंक्शन होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ठीक है। स्टेप फंक्शन में हम क्या करते हैं, जस्ट एक सम अप होता है हमारा कि जिसमें हम वेट, और मैंने आपको बताया था वेट और इनपुट वेट और प्लस जो हमारा फीचर इनपुट है उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसको बाय से एडिशन कर देते हैं। ठीक है। अब एक एक्टिवेशन फंक्शन में हमारा स्टेप फंक्शन होता है। तो इस स्टेप फंक्शन में क्या है कि इसमें ना हमारा जो ये स्टेप फंक्शन होता है इस वर्क ओनली फॉर द बाइनरी वैल्यू, और बाइनरी वैल्यू आपको पता है 0 और 1 होती है, ये तो सबको पता ही होगा।
यस सर। ठीक है। तो यस इसमें सर। इसमें स्टेप फंक्शन में क्या होता है कि मतलब ये किस चीज के लिए काम करता है, देखो स्टेप फंक्शन इज लाइक मैं मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसमें यस या नो, ठीक है, या फिर उसमें क्या होगा, मेल को मैंने 1 दे दिया, फीमेल को 0 दे दिया, तो मेरा क्या हुआ, जो मेरी आउटपुट वैल्यू है उसमें वैल्यू हमारी क्या आई, या आइदर 0 आएगी या 1 आएगी, ठीक है। तो इस आउटपुट में 0 और 1 में, अब ये बताओ ये 0 और 1 डिफरेंशिएबल है वैल्यू, 0 और 1 इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? Yes, sir. नहीं कर सकते, 0 आएगा ना उसको। नो सर, हाँ, नहीं कर दीज सकते आर ना उसको। कॉन्स्टेंट सर। हाँ, दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, गॉट इट ना। अब ये क्या हो गया, ये स्टेप फंक्शन हो गया, मींस आइदर 0 होगा, आप देख पा रहे हैं ना ग्राफ में, या फिर 1 होगा। तो ये क्या नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, मींस अगर मैं 1 को डिफरेंशिएबल करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा कि तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, गॉट इट। और 0 को डिफरेंशिएट करूंगा, ऑब्वियसली 0 वैल्यू आएगी, गॉट इट ना। यस सर। यस ठीक है, सर। तो इसलिए ये Yes, फंक्शन sir. हमारा हिडन लेयर में यूज नहीं होता। अब हमारा ये फंक्शन हिडन लेयर में क्यों यूज नहीं होता, ये मैंने आपको आई थिंक मैं बता चुका हूँ, ये वाली चीज। अभी देखो मैं आपको ना 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं यूज होता। देखो ये वाली चीज, हमको ग्रेडियंट डिसेंट हमारा कैलकुलेट होता है। व्हाट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट, ये डिफरेंशिएट का फंक्शन होता है। अगर हम 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 आ जाएगी, गॉट इट। तो हमारा न्यू वेट क्या होगा, वो ओल्ड वेट के इक्वल हो जाएगा, समझ गया। अगर हमारा न्यू वेट और ओल्ड वेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो हमारा कोई भी फंक्शन यूज करने का कोई फायदा नहीं है। सर लॉस ही नहीं घटेगा सर। हाँ एग्री, बिल्कुल सही बात है, लॉस नहीं घटेगा, और प्लस हमारा कोई भी वेट ट्रेन नहीं हो रहा, जो हमने इनिशियल वेट दिया था वही हमारा सेम वेट न्यू वेट आ रहा है। और हमारा इन दी एंड फंक्शन क्या होता, हमारा इन दी एंड मोटो क्या है, हमको वेट को ट्रेन करना है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेट, ताकि हम लॉस को मिनिमल कर सके, गॉट इट, गॉट इट, यस सर। है ना। क्योंकि हमारा वाई आउटपुट क्या होता है, जो हम फंक्शन निकालते हैं, वाई आउटपुट नथिंग बट डब्ल्यू एक्स प्लस सी। तो डब्ल्यू क्या है हमारा, हमेशा जो होगा, हम हर बार आउटपुट निकालेंगे वो हमारा डब्ल्यू जो होगा, सॉरी डब्ल्यू होगा वो न्यू होगा, गॉट इट। तो हमारा अगर डब्ल्यू ओल्ड और डब्ल्यू न्यू इक्वल होंगे तो हमारा वाई हमेशा सेम आएगा। अगर वाई हमारा प्रिडिक्टेड हर बार सेम आ रहा है तो हमारा लॉस फंक्शन सिमिलर आएगा, जिससे हमारा कोई भी जो मॉडल की एक्यूरेसी इनिशियल आएगी, जो वैलिडेशन की एक्यूरेसी इनिशियल आएगी लॉस की वैल्यू, वो कभी चेंज ही नहीं होगी। तो इसलिए हम कभी भी स्टेप फंक्शन को मतलब स्टेप फंक्शन को कभी भी हिडन लेयर में यूज नहीं करते। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये स्टेप फंक्शन होपफुली सबको क्लियर हो गया। किसी का कोई डाउट? गाइस इसमें डाउट्स जरूर पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सबको पता होनी चाहिए, ऐसी चीज़ है कि इट्स लाइक डीप डाइव हम जा रहे हैं अभी, और आपको कोई भी डाउट हो अभी पूछो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा सिग्मोइड फंक्शन आता है। सिग्मोइड फंक्शन किसी ने पढ़ा हुआ है, कुछ आइडिया? के स्टैट्स में आता है, सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो किसी को So आइडिया? value will exist between the lowest and the highest point. No 0 and 1. हाँ राइट। It could be any Sigmoid function 1, 0.2, whatever. तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वैल्यू होती है, जो सिग्मोइड फंक्शन जो होता है, ये हमारा देखो अब हमारा क्या हुआ था, देखो हमारी कैसी थ्योरेटिकल चली थी। इनिशियली हमारा क्या आया था, स्टेप फंक्शन आया था, ठीक है। फिर इम्प्रूवमेंट करते करते हम क्योंकि ऑब्वियसली जब हमको लगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, गॉट इट, डिफरेंशिएबल नहीं है, हमारा ओल्ड वेट न्यू वेट नहीं चेंज हो रहा है, तो हमारे मॉडल का देयर इज नो बेनिफिट। तो वी वेंट फॉर द सिग्मोइड फंक्शन, ठीक है। सिग्मोइड फंक्शन की तरफ गए, देन वी वेंट कि सिग्मोइड की वैल्यू क्या होती है, जो फॉर्मूला होता है इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई माइनस एक्स। ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इफ एनीवन आस्क, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को सिग्मोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एस कर्व बना होता है। देख पा रहे हैं गाइस, दिस इज एस कर्व, इसलिए हम इस फंक्शन को सिग्मोइड फंक्शन कहते हैं, गॉट इट। इसकी वजह से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है हमारा सिग्मोइड फंक्शन, इसमें वैल्यू जो लाई करती है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में,
ठीक है, 0 से 1 के बीच में आइदर वैल्यू मेरी मतलब ये जो हमारी होगी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और जो हमारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में 0.2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, गॉट इट। ठीक है, और ये भी जो होता है, जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन जो यूज होता है, हम अब ये भी याद रखना एज पर इंडस्ट्री रूल, कोई भी आपसे पूछता है कि हम जो आउटपुट लेयर में जो हम मतलब हमारी 3 लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। ठीक है, इनपुट लेयर तो हमारी वही होगी जो हमारी फीचर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हिडन लेयर हमारी वो होगी जहां हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम वेट को अपने को ट्रेन कर रहे हैं, सारा ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। देन हमारी आउटपुट लेयर होगी जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाई आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में जो हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं आउटपुट लेयर में, जब मैं आपको मतलब इसमें जब प्रैक्टिकल एक बार एग्जांपल दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे इनपुट और आउटपुट और सिग्मा मतलब हिडन लेयर कैसे कैसे उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो हम आउटपुट लेयर में हम एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करते हैं, दैट इज अ सिग्मोइड फंक्शन एज पर इंडस्ट्री रूल। दैट मतलब ये वो नहीं है। देखो सिग्मोइड फंक्शन कब यूज होता है, सिग्मोइड फंक्शन ओनली फॉर द बाइनरी फंक्शन होता है। बाइनरी मीन्स हमारा आइदर 0 होगा और 1 होगा, जिसमें हमारी क्लासिफिकेशन जो होती है ना, सुपरवाइज लर्निंग, जो हमारा आउटपुट या इनपुट होता है। मीन्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे को इसको क्रेडिट कार्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यस या नो, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी हो गया, गॉट इट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी आउटपुट हो गया। तो इस चीज में हमारा सिग्मोइड फंक्शन यूज होगा। आगे आपका अभी सॉफ्टमैक्स भी बताऊंगा जो मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। किसी को आइडिया है मल्टी क्लासिफिकेशन क्या होता है? कुछ आइडिया मल्टी क्लास? चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको किसी को नहीं आइडिया, कोई बोलना चाह रहा है, बताओ। सर जैसे किसी चीज की 2 प्रॉपर्टी है और उसमें एक सेम है। नहीं, मैं अभी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी वेट करते हैं। तो सिग्मोइड फंक्शन जो यूज Sir, होता है वो we can classify data into 2 classes. 2 क्लासेस में तो हम बता ही रहे हैं ना, बाइनरी फंक्शन होता है वो 2 क्लासेस, यस या नो, Okay. मेल या फीमेल। तो Yes. ये वाला मेरा जो हो गया बाइनरी डेटा हो गया 1 या 0 वाला। मैं अभी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी बताऊंगा, जस्ट 3 to 4 स्लाइड आफ्टर ये वाला आएगा आपके में। ठीक है, तो सिग्मोइड फंक्शन हमारा किस लिए यूज होता है, 0 और एस कर्व में होता है, और हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। अब हमारा बात करते हैं कि ये सिग्मोइड फंक्शन हम हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मतलब ये इनिशियली क्या हुआ था कि जब आपको आई थिंक मैंने जब हिस्ट्री बताई थी ना, उस टाइम मैंने एक विंटर ईयर बताया था। उस विंटर ईयर में साइंटिस्ट ने क्या किया था कि वहां पे आने के बाद ना उन्होंने क्या किया कि सिग्मोइड फंक्शन का यूज करा। ठीक है, बट सिग्मोइड फंक्शन में उनको क्या प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या हुआ ना, मींस आउटपुट हमारा वेट में कुछ चेंजेस नहीं आए। तो वेट में कुछ चेंजेस ना आने की वजह से हमारा क्या हुआ कि जो हमारा वाई प्रिडिक्टेड था वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा था हर आइटेशन पे, मींस हर इपॉक्स में मेरा वेट चेंज नहीं हो रहा था, मेरा लॉस फंक्शन चेंज नहीं हो रहा था। तो दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड समथिंग, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड समथिंग एल्स, वेंट टू द अदर एक्टिवेशन फंक्शन दैट नोन एज द रेलो फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट है, रेलू एंड रिकी रेलू, अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, सिग्मोइड फंक्शन में जब इसका डेरिवेटिव करते हैं ना, जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो अराउंड 0.25 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये 0 से 0.25 के बीच में इसका डेरिवेटिव होता है, जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, मींस जब हम इसका वेट निकालेंगे, ये वाला लॉस फंक्शन वाला ना, दिस वन। अभी डेरिवेटिव आप समझ गए ना, मैं बार बार तो ना जाऊँ ना उस चीज पे, आ गया सर, समझ आ गया ना। तो इसका डेरिवेटिव जो होता है ना वो 0 से 0.25 के बीच में लाई करता है, ये ध्यान रखना। अब आपको मैं बताता हूँ कि सिग्मोइड फंक्शन हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज करता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और मतलब इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो कि सिग्मोइड फंक्शन डेरिवेटिव्स में क्यों नहीं, मतलब मींस हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज होता। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या है जो 0.05 से 25 में यूज होता है। तो इसमें क्या होगा, अब आप एक बार देखो कि मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको यहाँ से ना समझाता हूँ। ठीक है, अब मेरा वेट है, जो मेरा ओल्ड वेट है, एग्जांपल लेते हैं 1 है। ठीक है, और माइनस अल्फा, मेरा अल्फा क्या होता है, लर्निंग रेट होता है, 0.001 होती है इसकी वैल्यू, और मेरा जो डेरिवेटिव है 0.25 है। ठीक है, मेरा कुछ वेट आएगा, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.01 इंटू 0.25, समझ रहे हो, 0.00 कुछ आ जाएगी, समझ रहे हो। तो मेरा न्यू वेट और ओल्ड वेट अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे, गाइस बताइए।
अप्रोक्सीमेटली सेम हो सर जाएगा ना मेरा न्यू वेट और ओल्ड वेट, यस क्योंकि सर, पॉइंट जीरो यस जीरो टू फाइव में यस ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? यस पॉइंट सर, जीरो जीरो टू फाइव में यस ज़्यादा सर डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो मेरा न्यू Yes, sir. न्यू वेट और ओल्ड वेट बिल्कुल सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इस चीज में हम अब क्या करें, हमने क्या करा कि हम अपने वेट मतलब अपने इस न्यू वेट को हम चेंज नहीं कर पाए, मतलब मींस हमारे लर्निंग रेट बिल्कुल जीरो रहा। लर्निंग रेट मींस हमारा कुछ भी न्यू वेट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दैट वाज सिमिलर टू द ओल्ड वेट, तो हमारा लॉस फंक्शन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आ रहा था। तो दैट्स वाई हम सिग्मोइड फंक्शन यूज नहीं करते, क्योंकि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू बहुत कम होती है, दैट इज अराउंड अ 0.25। दैट्स वाई हम कभी भी फॉर द हिडन लेयर फंक्शन हम सिग्मोइड फंक्शन यूज नहीं करते। ठीक है, these are the few reason why for the hidden layer it is not prefer। also sigmoid value एवरेज वैल्यू कम होती है, और इसकी एवरेज वैल्यू भी 0.25 के अराउंड होती है गाइस। ठीक है, क्योंकि लो ना 0 और 1 का एवरेज क्या आएगा, 0.5 आएगा ना, और इसका डेरिवेटिव 0.025, और लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा मेरा न्यू वेट और ओल्ड वेट अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आ रहे हैं, तो मैं इस हिडन लेयर में सिग्मोइड फंक्शन को नहीं हम यूज नहीं करते। तो इसी वजह से हमारा विंटर ईयर आया था, क्योंकि हमारा जब साइंटिस्ट इसको यूज करने लगे थे ना, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, इनिशियली जब साइंटिस्ट ने किया था तो देयर वाज ओनली सिग्मोइड फंक्शन और 10H फंक्शन, इससे अगला वाला है जो 10H फंक्शन है, तो उसमें उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनका जो जब हमारी कॉम्प्लेक्स सिंपलर प्रॉब्लम को वो सोल्व कर पा रहे थे, कोई इशू नहीं होता, जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, जिसमें हमें नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ाने पड़ रहे थे, नंबर ऑफ आइटेशन बढ़ाने पड़ रहे थे, तो हमारा लॉस फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था, हमारी वेट की वैल्यू सिमिलर ही आ रही थी। तो वो क्या हुआ कि विंटर ईयर आया जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई तो कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट, आई डोंट नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, तो वो क्या था, रेलू फंक्शन लेके आया फॉर दिस हिडन लेयर के लिए, तो उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई फॉर दिस न्यू वेट के लिए, मीन्स फॉर द हिडन लेयर वी स्टार्ट यूजिंग रेलू फंक्शन। अब रेलू फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देन नेक्स्ट हमारा 10H फंक्शन होता है, 10 हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं इसको। इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है EX माइनस EX, e की पावर माइनस EX, EX प्लस इन, ये वाला फॉर्मूला जस्ट आपको एक बार रिमाइंड करना है, मतलब नोट लाइक कोई पूछेगा आपसे, आई डोंट थिंक सो कोई पूछता है, बट आपको कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला हाइपरबोलिक टेंजेंट होता है, इट्स लाइक सेम लाइक अ एस कर्व, और 10H हमारा जीरो सेंटर वाला, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू लाइक करती है -1 से 1 के बीच में, और इसका एवरेज जो होता है जीरो होता है, इसलिए ये जीरो सेंटर्ड पॉइंट है। ठीक है, इसका भी सेम सेम वही है, मतलब मीन्स इसकी जो हाइपरबोलिक जो वैल्यू होती है ना, ये देखो ड्रॉबैक क्या है, व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ 10 हाइपरबोलिक आउटलेयर इट टेंड्स टू बी वेरी स्मॉल, हैज द लर्निंग रेट बिकम वेरी स्मॉल। अब इसमें क्या है, जैसे मैं कैसे एग्जांपल दूँ, इसका भी सिमिलर है, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 10H फंक्शन में जब आप जो लर्निंग रेट की वैल्यू होती है, जो हम लर्निंग रेट मींस जो डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो वैल्यू हमारी बहुत कम आती है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द लर्निंग रेट। तो इसमें हमारा न्यू वेट जो होता है, वो न्यू वेट ओल्ड वेट दोनों सिमिलर आते हैं, इसलिए हम हिडन लेयर 10H फंक्शन को भी यूज़ नहीं करते। तो बट उस टाइम हमारे पास केवल दो फंक्शन होते थे, दो एक्टिवेशन फंक्शन थे, वन इज द सिग्मोइड फंक्शन, वन इज द 10 हाइपरबोलिक फंक्शन, दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड अ विंटर ईयर। और उस टाइम हमारा इस वजह से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम हमारा डीप लर्निंग की स्टार्टिंग तो 1958 आई थिंक सो हो गई थी, उसके बाद बट हमारे पास कोई फंक्शन नहीं था, दैट्स वाई वी डिडंट स्टार्ट यूजिंग डीप लर्निंग दैट मच, we were just using the machine learning and all the simple functions, but हम deep learning की इसकी वजह से there was some reason, other was a GPU, you know, कि हाँ वहाँ पे उस टाइम हमारे पास इतनी हाई पावर एंड GPU नहीं होते थे, कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे थे एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रेलू फंक्शन होता है। अब रेलू क्या होता है, रेलू के जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मैक्स ऑफ 0 और 1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या हमको एक प्लस पॉइंट क्या था कि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती थी। नेगेटिव वैल्यू मीन्स अगर देखो इसमें क्या फॉर्मूला क्या हुआ, मैक्स 0 और 1, अगर मैं x की जगह -1 रख दूंगा तो उसमें क्या आएगी वैल्यू हमारी 0 रहेगी।
ठीक है। तो इसमें क्या था, हमारी प्लस पॉइंट क्या था हमारे पास, हमारी वैल्यू आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी, मतलब भी पॉजिटिव होगी, सॉरी, आइदर 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती थी। तो डेरिवेटिव जो इसका मैक्सिमम था दैट इज अ 1। इसमें लर्निंग रेट बहुत फास्ट है, समझ गए, लर्निंग रेट फास्ट है। अब आप क्यों लर्निंग रेट फास्ट है आप समझ रहे हो ना, देखो मैं आपको इसका डेरिवेटिव जो नियर अबाउट 1 लाई करेगा, अब आप समझ रहे हो कि अब मैं एक्स को जो हमारा लर्निंग रेट है मीन्स 0.01 की वैल्यू है इंटू 1 करूंगा, और ओल्ड वेट डब्ल्यू न्यू माइनस ओल्ड वेट जब अब मैं करूंगा, दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखो इस चीज में अगर मैं 0 1 इंटू 1 ओल्ड वेट मेरा लगा लो 4 है, तो मेरे न्यू वेट चेंज होगा, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि 0.01 तो 0 1 3.8, नेक्स्ट टाइम 3.6 3.5 3.4, तो मेरा न्यू वेट चेंज हो रहा है इस केस में, तो मेरा लॉस फंक्शन भी चेंज होगा। तो इसकी वजह से रेलू फंक्शन हमारा यूज होता है, बट देर इज सम प्रॉब्लम इन अ रेलू फंक्शन। अब रेलू फंक्शन में प्रॉब्लम्स क्या है, देखो रेलू फंक्शन में क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 भी रहती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, डेरिवेटिव इसका लेते जाओगे, कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि मेरी वैल्यू क्या होती जाएगी, वेट हमारा कुछ टाइम के बाद चेंज नहीं होगा, जिसको हम ना इसको डेड रिकी रेलू के नाम से जाना जाता है। ये देखो, डाइंग रेलू और द डेक्ट एक्टिवेशन फंक्शन प्रॉब्लम व्हेन द डेरिवेटिव इज 0, समझ रहे हो, डेरिवेटिव 0, क्यों 0, क्योंकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या 0 भी हो सकती है, अगर मेरा x नेगेटिव होगा तो वहाँ पे मेरी एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो हमारा जब अगर हमारा डेरिवेटिव 0 आएगा तो मेरा ओल्ड वेट और वो वाला वेट सिमिलर हो जाएगा। ओके गाइस, समझ पा रहे हैं ना आप जो मैं कह रहा हूँ, यस सर। समझ पा रहे हैं, डाउट हो तो Yes, मुझसे sir. पूछ लेना, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या होगी 0 होगी, उस केस में मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरा ओल्ड वेट और न्यू वेट क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। किसी केस में हो सकता है, ओके ना। तो उस केस में क्या होगा, मेरा उस चीज में क्या आता है, इट लीड्स टू द नो वेट एब्डेशन, जो मैंने अभी बताया आपको। दिस सिनेरियो इज कॉल्ड डाइंग और डेड रेलू। ये क्वेश्चन इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि डेड रेलू किसको कहते हैं, और डेड रेलू की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने साइंटिस्ट ने क्या किया। गॉट इट। आपको देखो अब मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। आउटपुट लेयर में जो हम फंक्शन यूज करके हैं जो उसको सिग्मोइड फंक्शन होता है, और जो हमारा हिडन लेयर में जो हमारा फंक्शन यूज होता है दैट इज अ रेलू फंक्शन। गॉट इट। जो नॉर्मली एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमारा चलता आ रहा है वो हम रेलू फंक्शन यूज करते हैं। सर ये डाइंग रेलू की कंडीशन आती कब है? डाइंग रेलू की कंडीशन तब आएगी जब हमारी यहाँ पे वैल्यू जो एक्स की वैल्यू जो हमारी फीचर्स की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। ओके, तो नेगेटिव, अच्छा सर, फिर 0 0 होती जाएगी तो हाँ, फिर 0 0 होती जाएगी तो हमारा वेट चेंज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली 0 आ जाएगी तो। ओके सर। समझ गए। अब हमारा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक रेलू फंक्शन के ऊपर लिक्की रेलू लिया है, जिसका दूसरा नाम दे दिया हमने लिक्की रेलू। अब इसमें क्या कर दिया, उसमें उसने मैक्सिमम को 0 नहीं रखा। गॉट इट गाइस। उसने क्या किया 0.01 कर दिया, एक पैरामेट्रिक वैल्यू बना दी, पैरामेट्रिक 0.01 इंटू एक्स। समझ रहे हो। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिस सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ रेलू सच फॉर द एक्स इज लेस देन 0 इट विल नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ अ 0 रेदर इट वुड बी 0.01x। कुछ समझेगा इस कि मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ठीक है इसको ना। यस सर, आगे सर जो समझ में फीचर सर आ गया सर, फीचर की वैल्यू सर इसमें डाल दी है, हाँ, अब ताकि जो जैसे 0 से बराबर आता था वो ना आए। राइट। अब जैसे मेरा -1 और -1 है, समझ गए। तो -1.01 तो क्या हो जाएगा -0.01, और यहाँ पे क्या रहेगा -1। तो मैक्स मेरा कौन सा है, मैक्स इसमें उसकी मैक्स सर -0.01 आ जाएगा ना, 0.01। 0.01 आ जाएगा ना। तो उस केस में क्या होगा, मेरे 0 की वैल्यू हट गई। अब मेरा कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास एक पैरामीटर्स है, एक मेरे पास पैरामीटर है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मैं हर बार किसी पैरामीटर को जब मल्टीप्लाई करूंगा लर्निंग रेट के साथ, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, सॉर्ट आउट हो रही है। उस केस में मेरी वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो मेरा डेड रेलू का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। इस केस में दैट्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ डाइंग रेलू। गॉट इट गाइस। यस यस सर।
ओके, ग्रेट ग्रेट। देन हमारा ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता, मतलब आई थिंक सो पूछेगा भी नहीं कोई। एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो इसमें क्या है, इलू इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो वैल्यू होती है ना, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जो हमारा फॉर्मूला होता है, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारी वैल्यू होगी एक्चुअल जो उसमें हो जाएगी। मीन्स जो अगर मेरा फीचर की वैल्यू वन है, वो ग्रेटर देन जीरो होगी, तो हमारी जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी वन। अदरवाइज अगर वो लेस देन जीरो है तो वो एक्सपोनेंशियल आएगा। और ये कोई भी कोई पूछता नहीं है, ना यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें एक आप समझ पा रहे हैं, इसमें एक तो डेड रेलू की प्रॉब्लम इसने भी सोल्व कर दी एलू ने, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट्स ने। बट ये क्या है, ये कॉम्पिटेशनली एक्सपेंसिव होता है। अब ये क्यों एक्सपेंसिव होता है, देखो इसमें क्या है, हमारा जो हमारी वेट की वैल्यू होगी, देखो एक तो लर्निंग रेट हो गया, ठीक है, उसके बाद 0.01 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। तो इसको बैकएंड पे कैलकुलेशन करने में, इस फॉर्मूले को कैलकुलेशन करने में प्रोसेसिंग टाइम हमारा बहुत जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आप अपने आप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। अब आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये आसान है सोल्व करना, या एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स, ये आसान है सोल्व करना। पहले वाला पहले वाला ना। तो अब मेरा क्या है कि बैकएंड पे प्रॉब्लम ही इतना क्योंकि मशीन क्या है, मशीन इज वर्किंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसका माइंड, क्योंकि हमने मशीन को मिमिक करने के लिए ह्यूमन माइंड की तरह बनाया। तो मशीन को वैसे तो कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट उसको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ फॉर्मूला उसको बैकएंड पे प्रोसेसिंग करने के लिए, चीज़ काम करने के लिए। तो उसको प्रॉब्लम ये तो क्या नाम है अपना, फॉर्मूला सोल्व करने के लिए कुछ उसकी पावर लगेगी, मींस कुछ उसके जीपीयू यूज होंगे डिफरेंट टू सोल्व द डिफिकल्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड जैसे हमारे न्यूरॉन्स को काम करने के लिए थोड़ा बहुत, हमारा डिफिकल्टी फॉर्मूला को सोल्व करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स को जैसे हाई पावर की जरूरत होती है, या फिर हमारा थोड़ा माइंड लगता है उस चीज़ में, हमको सोचना पड़ता है, ऐसे मशीन को भी सोचना पड़ता है। तो थोड़ा सोचना मीन्स हाई पावर को यूज़ करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम इसके साथ है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है प्रोसेसिंग के लिए। गॉट इट गाइस? यस सर। ओके, यस सर। ग्रेट। हाँ, अब हमारा एक पैरामेट्रिक रेलू होता है। पैरामेट्रिक रेलू क्या होता है, इट्स लाइक हम इसमें क्या करते हैं, जैसे देखो रेलू में हमारा क्या था, मैक्स ऑफ 0 और 1, ठीक है। रिकी रेलू में हमने 0.01 डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू जो होगी 0.01 ही होगी, फैक्टर जो इसका होगा। बट पैरामेट्रिक में हम क्या करते हैं, दैट डिपेंड्स, हम एक ना अल्फा वैल्यू दे देते हैं। मीन्स जैसे हम आप एक पैरामीटर पढ़िए ना, जो आपने कांस्टेंट की वैल्यू कहते हैं के सुना है ना, जैसे कुछ भी कांस्टेंट हो जाता है, के एक्स हो जाता है, या फिर इधर सही है, ZX हो लर्निंग जाता है। लर्निंग पैरामीटर बोलते हैं सर। Yes, sir. ठीक है। अब इस नहीं, नोट अ लर्निंग पैरामीटर, आप ये मतलब अल्फा या यू कैन से इट लर्निंग पैरामीटर, बट आई डोंट थिंक सो, ठीक है। इसमें क्या है, आप एक अल्फा की वैल्यू दे देंगे। इसमें क्या होगा, अगर आप अल्फा की वैल्यू 0.01 रखेंगे तो वो रिकी वैल्यू हो जाएगा, अगर अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा। इफ अल्फा हैज एनी अदर वैल्यू तो हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक वैल्यू है वो। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? सर Yes, sir. अपने हिसाब से सर वैल्यू डिसाइड करके कर सकते हैं। अपने आप से वैल्यू नहीं डिसाइड करते, इसमें आपने ये वैल्यू फॉर्मूला में डिफाइंड है। मींस जैसे आपने ये फॉर्मूला में डिफाइंड है, रिकी वैल्यू में अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.01 है ना। गॉट इट? यस सर। है ना। अब मैक्सिमम रेलू में क्या है, हमारी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0 है ना। गॉट इट? हम Yes, sir. अब आप हाँ, ये जो आप कह रहे हो कि अल्फा की वैल्यू अपने आप में कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये ना जिसका भी क्वेश्चन था, ये एज पर इंडस्ट्री रूल होता है, जो हम अल्फा की वैल्यू नॉर्मली जो लेके चलते हैं 0.01 लेके चलते हैं। गॉट इट? कोई भी आपसे पूछता है ना, Yes, मतलब sir. एक लर्निंग रेट होता है, हमारा लर्निंग रेट इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए और इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्लो होगा तो क्या प्रॉब्लम है लर्निंग रेट की, अगर लर्निंग रेट जितना स्लो होगा उतना हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना हमारा डेड रेलू की प्रॉब्लम आ सकती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा न्यू वेट अपग्रेड नहीं होगा। गॉट इट? और हमारा एक्सपोनेंशियल वेट, अगर हमारा लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारी डेरिवेटिव की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। समझ रहे हो? कुछ हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ में हमारा क्या होगा कि कुछ हमारा डेटा मिस हो सकता है। अगर हमारा लर्निंग रेट
ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारा लर्निंग रेट ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए और लर्निंग रेट ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली जो हम अल्फ़ा की वैल्यू लेके चलते हैं दैट इज़ अ 0.01। ठीक है, ये जो लाई लाई करती है ना 0.01 से 1 के बीच में होती है नॉर्मली, और हम जो नॉर्मली एज पर इंडस्ट्री रूल अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 रखते हैं। व्हाट इट गाइस? यस सर। ओके Yes. ओके। Yes, sir. अब जो चीज़ आई है वो है सब सॉफ्टवेयर फंक्शन। ठीक है, अब ये वाली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारी मल्टी क्लास में यूज़ होती है। अब मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि मल्टी क्लास और सिंगल क्लास मीन्स जो हमारी बाइनरी में होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आपको देखो, ये आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे अब यस या नो हो गया, ये क्या हो गया, मेरी बाइनरी क्लास होगी 1 या 0, आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा, आइदर मैं उस चीज़ को यस कहूँगा या फिर नो कहूँगा, आइदर वो कंपोनेंट फेल होगा या फिर नो ओके होगा, आइदर मैं उसको क्रेडिट कार्ड दूंगा या फिर नहीं दूंगा। ठीक है, दैट्स माय प्रॉब्लम विथ ऑफ अ बाइनरी फंक्शन, मतलब मेरा आउटपुट जो है वो बाइनरी में है। अब हमारा मल्टी क्लासिफिकेशन क्या होता है? मल्टी क्लासिफिकेशन में हमारी रेटिंग होगी। जैसे रेटिंग हम क्या करते हैं कि मैंने किसी को 1 दी, 2 दी, 4 दी, 5 दी, अप टू 5 रेटिंग होगी, मैंने 5 स्टार में से उसको 3 स्टार दे दिया, 1 स्टार दे दिया, तो मेरी क्या होगी, मल्टी क्लास प्रॉब्लम होगी। मतलब मेरी क्लासिफिकेशन क्या है, आउटपुट क्या है, मैंने जैसा मैं एग्जांपल है, मैं कभी मूवी देख के आ रहा हूँ, अभी जो भी XYZ जो भी अभी मूवी चल रही है, तो उसमें मैं आउटपुट क्या दूंगा उसको, मैं हो सकता है इधर 1 रेटिंग दूंगा, हो सकता है किसी दूसरे बंदे ने या सोनम है, आयुष ने, किसी ने 2 रेटिंग दी, या फिर अभिषेक ने 3 रेटिंग दे दी उसको, है ना। तो कोई भी पर्सन अलग अलग रेटिंग दे सकता है उसको। तो ये मेरी क्या होगी, मल्टी क्लास प्रॉब्लम होगी। अब एक एग्जांपल मैंने रेटिंग का दे दिया। अब सेंटिमेंट एनालिसिस पे जाते हैं। अब मेरा सेंटिमेंट है, मैंने किसी को कुछ बोला, या फिर मोदी जी ने स्पीच दी, या फिर किसी ने भी स्पीच दी, तो आइदर उसके सेंटिमेंट, उसकी स्पीच पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी या फिर न्यूट्रल होगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। व्हाट इट, तो इसमें क्या होगा, 3 क्लास आ गई, मेरी बाइनरी क्लास नहीं रही, वो 3 क्लास आ गई। मीन्स मैं उसको पॉजिटिव को 0 रखूंगा, पॉजिटिव को 1 रखूंगा, न्यूट्रल को 0 रखूंगा, और नेगेटिव को मैं एग्जांपल दे सकता है, 2 वैल्यू दे सकते हो या -1 दे सकते हो, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो इसको हम मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें हमारा आउटपुट के जो आउटपुट होते हैं वो उनकी क्लासेस मोर देन, मतलब आइदर 0 और 1 नहीं होती, मतलब 2 नहीं होती, बाइनरी मीन्स 2 नहीं होती, दैट इज मोर देन 2। गॉट इट? कोई Yes, sir. क्वेश्चन गाइस? यस सर। कुछ प्रॉब्लम, Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है ना? देखो, मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ में आ रही है। कुछ भी डाउट हो ना, आप जस्ट मेरे को वहीं पे रोको, और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप डाउट पूछ रहे हो। कि आप लोगों को अगर डाउट ही नहीं आ रहे तो मतलब समझ नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको डाउट पूछो जो भी, जहाँ पे भी आपको लगे। ठीक है, तो मेरा अब ये देखो, सॉफ्टवेयर फंक्शन क्या है, इफ द प्रॉब्लम रिलेट टू द मल्टी क्लास वी कैन नॉट यूज सिग्मोइड फंक्शन। गॉट इट? ठीक है, अब जब हमारा मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे हमारी मल्टी क्लास प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर यूज नहीं, सॉरी, सिग्मोइड फंक्शन यूज नहीं करते आउटपुट क्लियर के केस में। इस केस में हम सॉफ्टवेयर फंक्शन यूज करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर फंक्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे काम करता है। मीन्स हायर द प्रोबेबिलिटी उसकी। अब एग्जांपल लेता हूँ, आइदर देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को किसी वर्ड को ना सीरी से बोलता हूँ या गूगल ट्रांसलेटर से बोलता हूँ, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, जैसे आई एम अ गुड बॉय, गॉट इट, मैंने यहाँ पे लिखा। अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि मशीन को, कि मेरे को यहाँ पे आई इक्वल टू मैं लिखना है। गॉट इट, मैं एक अच्छा लड़का हूं, उसको कैसे पता चलेगा कि बॉय एक लड़का है? तो वो इस बेसिस पे पता चलता है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे। बैकएंड पे उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। जैसे आई की होगी, आई की प्रोबेबिलिटी जब मैंने लिखी, जब वो हिंदी गूगल जो मेरे ट्रांसलेटर है, एनकोडर डिकोडर यूज होता है, वो जब यूज कर रहा है, वो आई की प्रोबेबिलिटी मैं होने की 0.9 आ रही है, तो मैं पॉइंट आई को मैं ही लिखूंगा बैकएंड पे। ये बैकएंड पे कैलकुलेशन होती है सॉफ्टमैक्स की, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड आई और एक्सपोनेंशियल। कोई भी आपसे एग्जांपल पूछे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा सकते हैं। जैसे जैसे आपने कैट डॉग वाला एग्जांपल देखा था ना, कैट या डॉग होगा, तो उसके वो क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है बैकएंड पे,
उसकी सॉफ्ट मैक्स पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रही है, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है वेदर आइदर इट विल बी अ कैट, इट विल बी अ डॉग, या फिर यहाँ पे आई की जगह मैं आएगा, और लड़का इक्वल टू बॉय इक्वल टू लड़का होगा, वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। गॉट इट गाइस? Yes. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। ठीक है, अब ये मेरा एक समराइजेशन है एंड में कि क्या क्या ये आपको हो सकता है इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं वैसे पीपीटीज तो शेयर करूंगा, बट एक स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास। ये वाला जो मेरे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, स्टेप फंक्शन में 0 और 1 होता है, सिग्मोइड में 1 + e - x है, 10h में ये वाला फॉर्मूला होता है मेरा, रेलू में हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, और सॉफ्टमैक्स में हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। जो हमारा मेजर जो फॉर्मूला यूज होते हैं दैट इज अ 1 सिग्मोइड फंक्शन फॉर आउटपुट लेयर, रेलू मेरा एक्टिवेशन फंक्शन फॉर हिडन लेयर, सॉफ्टमैक्स मेरा फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन। गॉट इट? फॉर आउटपुट लेयर। गॉट इट गाइस? कोई आपसे पूछेगा Yes. एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, दैट इज अ सिग्मोइड फॉर द आउटपुट लेयर, सॉफ्टमैक्स फॉर द आउटपुट लेयर, रेलू फॉर द हिडन लेयर। गॉट इट? अब रेलू को यूज होता है, सिग्मोइड क्यों नहीं यूज करते, ये आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, और आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। टिपिकली यूज्ड इन अ हिडन एंड आउटपुट लेयर ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। द नीड फॉर द एक्टिवेशन फंक्शन इन दिस लेयर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। हिडन लेयर में क्यों चाहिए होती है एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन आई अप्लाई टू द आउटपुट लेयर ऑफ अ न्यूरॉन इन द हिडन लेयर्स. They introduce non-linearity, allowing the network to model a complex relationship between the features of data. Without non-linear activation function, the entire network would effectively behave like a linear model, severely limiting its linear capacity. Means देखो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है, और एक आउटपुट लेयर है, एक जिसमें एक न्यूरॉन्स है। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है। उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? और परसेप्ट्रॉन को क्या कहते हैं? सिंगल Single layer perceptron. वो जो यूज होता है दैट इज हमारा लीनियर मॉडल, मतलब हमारा बिल्कुल सिंपल मॉडल है। लीनियर मॉडल मींस हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, समझ गए? जब हमको प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमको मल्टीपल न्यूरॉन्स यूज करने पड़ेंगे, मल्टीपल हिडन लेयर यूज करनी पड़ेगी। इनपुट आउटपुट लेयर हमेशा वन रहेगी, बट आउटपुट लेयर में हमारे मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे। गॉट इट? हमारा सिंगल आउटपुट नहीं होगा, इसमें हमारे मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, बट इन द केस ऑफ द मल्टी क्लासिफिकेशन। बट बाइनरी में तो ऑब्वियसली हमारा एक ही आउटपुट होगा। आउटपुट आइदर 1 होगा 0 होगा, तो हमारा आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा ना, कि 1 होगा या फिर 0 होगा। तो आउटपुट हमारा क्या हुआ? बाइनरी के केस में एक हुआ, बट मल्टी क्लासिफिकेशन में हमारे मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। गॉट इट गाइस? यस सर। Yes, sir. अब एक्टिवेशन फंक्शन आर आल्सो अप्लाई टू द आउटपुट लेयर, जो मैंने आपको अभी बताया था। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सोल्व्ड, द चॉइस ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन इन द आउटपुट लेयर डिपेंड्स ऑन द टास्क। फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन अ सिग्मोइड फंक्शन यूज्ड प्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी 0 और 1। गॉट इट गाइस? फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर फंक्शन यूज होता है। फॉर रिग्रेसिव टास्क नो एक्टिवेशन फंक्शन इज अप्लाइड, द आउटपुट कैन बी कंटीन्यूअस वैल्यू। गॉट इट? हम जो रिग्रेशन Yes. में होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम मींस हो गया लीनियर टास्क हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है। रिग्रेशन मतलब जो कॉन्टिन्यूस, लाइक एज, प्राइस, ये इस केस में हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं करते। एक्टिवेशन फंक्शन नहीं यूज होना ध्यान रखना फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरा अगर आउटपुट, अगर मेरे को, वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि मेरी प्रॉब्लम रिग्रेशन है, कभी नहीं पूछे, कभी नहीं बोलेगा। वो आपसे ये बोलेगा कि मेरे को किसी चीज़ का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, किसी की एज प्रिडिक्ट करनी है, तो उस केस में मैं आउटपुट में हम एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। या फिर ये पूछ लेगा कि आप इसका स्ट्रक्चर बताओ कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे इस चीज़ में। तो आप हमेशा बताना कि फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं करते आउटपुट में। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. वाई Yes, sir. नॉन लीनियरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉन लीनियर प्रॉब्लम होगी तो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी नॉन लीनियर। मतलब अगर देखो मेरा लीनियर डेटा होगा, जैसे आइदर मेरी वैल्यू 0 होगी 1 होगी, तो हमारा डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। गॉट इट? अगर मेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी मींस नॉन लीनियर होगी, जैसे x की पावर 2 है, लीनियर इज x की पावर 2 ना, मतलब x की पावर -1, दैट इज विच इज डेरिवेबल, जिसको हम डिराइव कर सकते हैं।
तो लर्न मीनिंगफुल फीचर, सोल्व द चैलेंजिंग रियल वर्क्स, तो उस चीज़ में हमारा क्या होगा, तो हम उस चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं उस चीज़ को हम उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, हमारा न्यू वेट हमेशा कैलकुलेट हो सकता है, तो दैट्स वाई हम इस चीज़ को हम नॉन लिनियरिटी पॉसिबल होती है। गाइस मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, आई थिंक हम ना बैक प्रोपोगेशन हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे अगर मैं अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं इसको ना कल पढ़ाऊंगा अच्छे से, और बैक प्रोपोगेशन क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बट मैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा डीप डाइव और घुसेंगे इसमें, ठीक है। चेन रूल मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझाया हुआ, चेन रूल क्या होता है। अब प्रॉब्लम फेस्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट है, मैं आपको समझाऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यही है, दैट्स इट। उसके बाद हम एक ट्राई करेंगे नेक्स्ट, उसमें शायद नेक्स्ट सेशन में इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम ट्राई करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको विद कोडिंग, आपको मैं एक या दो प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा जिसमें हम कोड लिखा होगा बट हम डिप्लॉय करेंगे, बट मैं एक एक चीज़ आपको उसमें समझाऊंगा कि उसमें ये चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें क्या होती हैं। गॉट इट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ANN। अभी हम CNN और RNN और अच्छे से डीप डाइव में पढ़ेंगे, बट अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ओपन फॉर द एनी क्वेश्चन। No, sir. नो सर। ओके ग्रेट, No, sir. ओके No, sir. ओके, थैंक्स देन, थैंक्स, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। एंड सर you, sir. अगर सर ये PPTs और ये PDF मिल जाती तो सर सही रहता। मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, इन दी एंड मैं आपको सारी PPTs, क्योंकि मेरे को क्या करना है रख के यार, मैं पक्का शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके सर, बाकी थैंक यू आपको सर। सौरभ सर को मैं एक बार दोबारा बोल दूंगा, अपलोड कर देंगे वो। आपको वीडियोस मिल रही है रिकॉर्डिंग वगैरह, आई थिंक वो तो आ रही होंगी आपके पास। हाँ सर, Yes, sir. मैं PPT पे थोड़ा बहुत ना इस PPT को और अच्छा बना के ना, फाइनल में जब मैं सब खत्म हो जाएगा ना, ANN पूरा हो जाएगा, तो मैं ANN की एक PPT डालूंगा, फिर मैं आपको वो दे दूंगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो मंडे तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मैं वीकेंड पे उसके ऊपर काम करूंगा। गॉट इट गाइस? ओके सर। PPT मेरे को थोड़ी सी सर बनानी होगी, सारी कंपाइल करके एक PPT बनाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ बताओ ठीक है सर, मेरे को ना बाकी से क्वेश्चन पूछना था। वो जो AI 900 का जो दिया था सर ने, वो किसी का शेड्यूल हुआ क्या? शेड्यूल वगैरह हाँ अभी किया नहीं है सर। किया नहीं। शेड्यूल तो सब हो गया, और लेकिन डिस्काउंट नहीं मिला अभी तक कोई भी। हाँ, शेड्यूल और डिस्काउंट शेड्यूल नहीं, नहीं आपने वो अटेंड किया था सेमिनार? यस सर, थैंकिंग अटेंड किया, मेल। इवेंट किया, किया था अटेंड एक डेढ़ यस घंटे सर। का आई थिंक जो होता है, 3 सर घंटे 3 घंटे का था सर, तीनों कंप्लीट घंटे। किया है सर। और बट सर थैंक 3 घंटे का तो अटेंड आप एक अटेंड बार किया था सर, पर कुछ मिला नहीं। एक बार सौरभ सर से Yes, बात sir. We करो। have attended the seminar on 11th, and then we can पर get any डिस्काउंट नहीं discount. मिल रहा। एक बार Yes. सौरभ सर से बात करो then। यस सर। सर वो शायद डिस्काउंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सर सबने सर जीमेल से करा था, वो आउटलुक वाली आईडी से आउटलुक से करा है सर हमने। आउटलुक से करा, तो एक बार सौरभ सर से बात करो, क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। आउटलुक से ही किया है सब। हाँ सजेशन लो उनसे, क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके ओके बाय गाइस। थैंक यू सर। ओके थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।